हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है वेव ऑप्टिक्स, हाइगेंस वेव थ्योरी की बात कर रहे थे हम लोग। और आज हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कोई भी लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज़ कि रेयर से डेंसर में, तो लाइट की इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ और स्पीड, इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये आप देखने वाले हैं। आप देखिए इफ़ेक्ट ऑन इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्शन। ये आप पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि ये इंटरफेस है Z एक ऐसा इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ये इंटरफेस, सपोज़ ये मीडियम है एयर और ये है सपोज़ ग्लास। यहाँ पर लाइट की स्पीड c, यहाँ पर लाइट की स्पीड v। आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये पैरेलल लाइट रेज इस तरह से आती हैं तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट मैंने प्रूव कराया था आप लोगों को। ये एंगल बनाता है I, और जब ये जाती हैं ग्लास में, सेकेंडरी वेवलेट्स के मेथड से मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होता है। इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को, और A' B' ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ग्लास में। और जो वेव्स होती हैं वो आप जानते हैं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I बना रहा है इस इंटरफेस से, तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो एंगल बनाएगा R। A' B' इस इंटरफेस Z से एंगल बनाएगा स्मॉल r। ओके, तो आप देखिए कि ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग कल प्रूव कर चुके थे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी हैव क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब ANG इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आप प्रूव कर चुके थे। ओके, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि कि जो ANG की वैल्यू होती है ये तो एक से ज़्यादा ही होती है, इज़ ग्रेटर देन 1 ये होता है। तो जब ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू आएगा C अपॉन ANG। और जैसे कि आपने कहा कि ANG इज़ ग्रेटर देन 1, तो V कैसा हो जाएगा, लेस देन C। इट इम्प्लाइज दैट कि V लेस देन C ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जो स्पीड है, अगर हम लोग किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पहुंचते हैं तो स्पीड डिक्रीज़ होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को कि हाइगेंस का जो प्रिंसिपल था वो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड था
कि जब भी हम लोग किसी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और अगर इसका उल्टा होता है, डेंसर से रेयर में जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। ये बात आपको ध्यान होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो स्पीड है, पहली बात जो निकल के आती है वो ये कि स्पीड v ये डिक्रीज़ हो जाएगी रेयर से अगर डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा है तब। दूसरी बात है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। आप देखिए कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ से यहाँ होगा, अगर ग्लास में रे पहुँचेगी तो पहली बात तो कुछ पार्शली रिफ्लेक्शन होगा और पार्शली रिफ्रैक्शन होगा। कुछ लाइट रेज ऐसी होंगी जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर लाइट कम एंटर करेगी, और दूसरी बात कुछ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा ग्लास में। तो इसलिए जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाया करती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। आप देखिए फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये समझिए कि अगर यहाँ पर कोई सोर्स है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो ये लाइट यहाँ पहुँच रही है। अब अगर पर सेकंड ये न्यू वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू साइकिल्स ऑफ वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये न्यू साइकिल पर सेकंड रिसीव कर रहा है, यही तो होगा। चाहे डिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो, पर सेकंड उतनी ही साइकिल्स पर सेकंड रिसीव करेगा जितनी ही प्रोड्यूस करेगा। ये बात हम लोग 11th क्लास में आपको बता चुके हैं। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर मीडियम चेंज होता भी है या मीडियम चेंज नहीं भी होता है तो फ्रीक्वेंसी न्यू जो होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, क्योंकि ये होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सोर्स की, लाइट सोर्स की, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसलिए अगर लाइट सोर्स सेम रहता है तो पर सेकंड पर्टिकुलर नंबर के वाइब्रेशंस पर सेकंड प्रोड्यूस करेगा और उतने ही नंबर के वाइब्रेशन पर सेकंड जो यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा वो रिसीव करेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कांस्टेंट बनी रहती है, और आप लिखेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगली बात जो आती है वो आती है वेवलेंथ की। अब आप ये मानिए कि जो एयर है यहाँ पर वेवलेंथ है लैम्डा ए, जब ग्लास में आते हैं तो वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा सफिक्स जी। तो आप लिखेंगे कि हम बात करें वेवलेंथ की, ये क्या इफेक्ट पड़ता है वेवलेंथ पर, तो आप लिखेंगे फ्रॉम v इजिकल टू एन इंटू लैम्डा। ये फार्मूला होता है, यहाँ पर आप जानते हैं v स्पीड होती है लाइट की, n उस लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है और लैम्डा वेवलेंथ होती है। तो वी हैव इन एयर में बात करेंगे तो एयर में कितनी स्पीड है c, फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मानी है न्यू, और वेवलेंथ है लैम्डा ए। ये हो जाएगा। जब ग्लास में एंटर करते हैं तो इन ग्लास स्पीड हो जाती है v, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, एंड वेवलेंथ लैम्डा सफिक्स जी। ये हो जाया करती है। डिवाइड कर दी, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, तो c अपॉन v इजिकल टू न्यू लैम्डा सफिक्स a अपॉन न्यू लैम्डा सफिक्स जी। इससे कैंसिल हो जाएगा। और c अपॉन v क्या है ang, c अपॉन v है ang इजिकल टू लैम्डा सफिक्स a अपॉन लैम्डा सफिक्स जी। ये निकल के आता है। या अगर यहाँ से आप लोग किसी भी डेंसर मीडियम में वेवलेंथ निकालेंगे, आप लिखेंगे
कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, तो जाएगा लैम्डा सफिक्स जी इज इक्वल टू लैम्डा सफिक्स ए अपॉन ए एन जी। और आप देख रहे हैं कि ए एन जी जो वैल्यू है ए एन जी की, ये ग्रेटर देन 1, जब ग्रेटर देन 1 तो लैम्डा सफिक्स जी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लैम्डा सफिक्स जी कम हो जाएगा। तो क्या प्रूव हुआ इस बात से, इससे पता लगा कि जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज होती है। अगर हम लोग रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो ये भी डिक्रीज हो जाया करती है। तो क्या पता लगता है कि केवल फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है। बाकी अगर हम लोग किसी भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो आप देखिए स्पीड क्या होती है, कम होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और वेवलेंथ भी कम हो जाया करती है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ। हम लोग ऑप्टिकल पाथ को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। समझिए क्या होता है ऑप्टिकल पाथ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक कोई डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ग्लास वगैरह, ग्लास है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है, ये है, और इसकी जो थिकनेस है ये है कैपिटल डी। अभी एयर से अगर कोई भी लाइट रे इसके अंदर एंटर करती है, ये लाइट रे एंटर करती है इसके अंदर, तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पर स्पीड होगी लाइट की वो कितनी होगी c, यहाँ कितनी होगी v, और यहाँ से निकलेगी फिर c हो जाएगी। ओके, तो आप देखिए कि अगर लाइट चल रही है एयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोगों को डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस कवर टी टाइम में, तो आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, c इंटू टी, इतना होगा। लेकिन जब ये किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस पर भी डिपेंड करती है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये n है, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम की हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें एंटर करने के बाद लाइट d डिस्टेंस, कैपिटल D डिस्टेंस कवर करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्मॉल n, तो स्मॉल n इंटू कैपिटल D ये इसका ऑप्टिकल पाथ होता है। ये तो आपने ऐसे ही याद कर लिया फार्मूला टाइप का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम को क्रॉस करती है तो उतने टाइम में एयर में जितनी इफेक्टिव डिस्टेंस वो कवर करेगी वो उसका ऑप्टिकल पाथ होगा। आप समझिए, मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए कि ये एक कैपिटल डी थिकनेस के किसी ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम में एंटर करती है लाइट और कैपिटल डी डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कितना टाइम लगा इसको, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डी अपॉन वी से आप टाइम निकाल सकते हैं। उतने टाइम में एयर में जो ये लाइट है जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो उसको ऑप्टिकल पाथ हो देगी। कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर डिस्टेंस कैपिटल D in a transparent medium of refractive index n। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेकिन आप जानते हैं बट कि n कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है c अपॉन वी, ये होता है c अपॉन वी। तो पुटिंग v कितना हो जाएगा, v जो हो जाएगा c अपॉन n। जब ये पुट करेंगे तो हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू d
डिवाइड बाई सी अपॉन एन, तो एन इंटू डी अपॉन सी, ये हो जाएगा। तो ये टाइम लगा। अब अगर हम ये जो हमारे पास निकल के आया है, तो आप लिखिए t इजिकल टू उतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी एयर में, तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस, वैसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप देखिए ये स्पीड किस में है, एयर में, तो ये डिस्टेंस किस में कवर करेगी, एयर में कवर करेगी। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एयर in the same time t, that is optical path। ये हो जाएगा वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो d इज इक्वल टू स्पीड कितनी है c, और टाइम कितना है एन डी अपॉन सी, इससे कैंसिल। तो ऑप्टिकल पाथ निकल के आया कि d इज इक्वल टू एन इंटू डी। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ऑप्टिकल पाथ का मतलब है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो लाइट ने कवर की है, तो ये होता है ऑप्टिकल पाथ। इसका देखिए स्पेशल केस, कि अगर केवल एक ही ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, अगर ये बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसकी थिकनेस D1 है, इसकी D2 है, इसकी D3 है, इसकी D4 है, इसकी D5 है, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका N2 है, इसका N3 है, इसका N4 है और इसका N5 है। अब अगर लाइट रे इसमें, ये लाइट चली यहाँ से, ये तो बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। अगर मान लो टाइम लगेगा T1 इसमें, इसमें T2, इसमें T3, इसमें T4 और इसमें T5, तो सबके लिए ऑप्टिकल पाथ निकल के आएगा। इसमें कितना आएगा, जो स्मॉल d1 होगा N1 D1, इसमें आएगा N2 D2, N3 D3, N4 D4, N5 D5। तो अब जो इस केस में जो ऑप्टिकल पाथ होगा, ये होगा कि N1 कैपिटल D1 प्लस N2 कैपिटल D2, N3 कैपिटल D3 प्लस N4 कैपिटल D4 प्लस N5 कैपिटल D5। ये इसका ऑप्टिकल पाथ होगा। ये होगा इसका ऑप्टिकल पाथ, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट की शेप आपको गिवन है और आपसे कहा जाए कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा उसकी शेप कैसी होगी, उसको आप निकालिए, तो निकालना बहुत ही आसान है। आप देखें, समझे, शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखिए समझते जाइए। मान लीजिए कि पहले बात हम लोग कर रहे हैं एक प्रिज्म की, ये एक प्रिज्म है ABC। अब मैं आपसे कहूं कि इस पर एक ये वेव फ्रंट है PQ,
ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, मैं हर जगह पी क्यू मानूंगा वेव फ्रंट को। ओके, अब आपसे हम कहें कि बताइए भाई इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा। तो आप देखिए कि जो प्लेन वेव फ्रंट है इससे दो रेस चलेंगी, इससे नॉर्मल डायरेक्शन में एक रे चलेगी ये और एक रे चलेगी ये। आप इन रेस को बना के देखिए, आप इन रेस का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग कराइए, तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल होगा, ये लाइट रे जाएगी, इस पर ये नॉर्मल होगा, ठीक है। और आप जानते हैं जो भी लाइट रे जाती है वो प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाया करती है। तो जब ये एयर से ग्लास में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये आएगी, और इसके ही पैरेलल ये रे आएगी। और इन दोनों रेस के परपेंडिकुलरली ये वेव फ्रंट चलेगा, और P करस्पॉन्डिंग P डैश और Q करस्पॉन्डिंग Q डैश, ये वेव फ्रंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। सेकंड आप देखिए, सेकंड केस ये है कि अगर एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस है, ये है, और अब इसके सामने एक ये रखा है वेव फ्रंट, ये आती है वेव्स यहाँ पर, और ये वेव फ्रंट है पी क्यू, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब आप देखिए कि किस तरह से वेव फ्रंट हम लोगों को मिलेगा। तो लाइट रेस चलेंगी इसके परपेंडिकुलरली, ये और ये। आप देखिए ये तो चलेगी अनडिफ्लेक्टेड, जो ये लाइट रे जाएगी ये कहाँ पहुँचेगी, फोकस से पास होगी, ये फोकस है। ये लाइट रे कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी। ये लाइट रे कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी। तो अगर फोकस को हम लोग सेंटर मानकर ये बनाएं तो ये वाला P करस्पॉन्डिंग P डैश, Q करस्पॉन्डिंग Q डैश, ये वेव फ्रंट आया। कैसा आएगा, स्फेरिकल। और उसके बाद आने के बाद ये फिर लाइट जाएंगी ऐसे, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, P डबल डैश Q डबल डैश। ये जो वेव फ्रंट था ये जाके ऐसे पहले कन्वर्ट होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट में, और फिर यहाँ पर मिलने के बाद फिर ये ऐसे जाएगा इस तरह से। तो ये वेव फ्रंट होंगे। पहली पोजीशन पी क्यू है, फिर पोजीशन P डैश Q डैश है, और फिर P डबल डैश Q डबल डैश। ये इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप लोगों को मिल रही हैं। एक देखिए कि अगर आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है तब क्या होगा। आप उस पर एक प्लेन वेव फ्रंट डालते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है अगर प्लेन है ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, और ये कॉनकेव मिरर है। अब आपके सामने, इस मिरर के सामने ये एक वेव फ्रंट है पी क्यू, ठीक है। तो इससे जो वेव्स चलेंगी ये इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ये चलेंगी, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, और ये होता है फोकस, ठीक है ना। तो जितनी भी लाइट रेज हैं
ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। और ये लाइट जाएगी ऐसे ही और ये वापस लौट आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से होगा। तो आप लोग अगर देखेंगे कि आप लोगों को जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये जाएगा फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा पहले। जो नेक्स्ट पोजीशन होगी ये होगी P डैश Q डैश। और जब ये यहाँ से, ये तो कैसा आ रहा है, तो कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं, फिर यहाँ से कोई डाइवर्जिंग जब चलेंगी तो ये मिल जाएगा P डबल डैश Q डबल डैश। ओके, समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल देखिए कि अगर ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये, और ये इसका फोकस, ठीक है भाई, और ये इसका फर्स्ट फोकस, ये इसका मेन फोकस। अब यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट ये है, इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन है PQ। अब क्या होगा इसका, तो आप देखिए लाइट रेज चलेंगी इस वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और आप जानते हैं जो रेज आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से आती हुई अपीयर होती हैं। ये होगा। तो आप देखिए फोकस सेंटर मानकर आप जो वेव फ्रंट बनाएंगे ये, तो P डैश Q डैश ये होगा वेव फ्रंट। समझ पा रहे होंगे। अगर एक कॉनकेव मिरर, तो हमने लिखा कॉन्वेक्स मिरर, अगर एक कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, ये फोकस है, और यहाँ पर रखा है एक प्लेन वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, ये आकर टकराता है इस पर, इस तरह से आ रहा है, टकराने वाला है। अब क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो लाइटें चलेंगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से आती अपीयर होंगी। ये अपीयर होंगे। तो फोकस को सेंटर लेकर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आप बनाओगे ये होगा, तो P डैश Q डैश ये बनेगा। अगर कहीं पर इंसिडेंट वेव फ्रंट किसी और शेप का है, मान लीजिए कि स्फेरिकल है, तो फिर क्या होगा वो आप देख लीजिए। जैसे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका फोकस है। अब फोकस को सेंटर मान के ये आपने बनाया एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है PQ। अब क्या होगा, अब कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, तो आप बना सकते हैं। आप देखेंगे कि जो लाइट रेज चलेंगी वो चलेंगी, ये जो भी हमारे पास
वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलरली। फोकस से जो रेज होती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाया करती हैं, तो ये पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल रेज के करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट मिलेगा वो होगा प्लेन पी क्यू, ये वेव फ्रंट मिलेगा। ओके, अगर हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। अब यहाँ पर फोकस सेंटर मानकर अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये पी क्यू, अब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ये चलेंगी लाइट रेज इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएंगी। जब ये हो जाएंगी तो जो पैरेलल रेज आ रही हैं उसे करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट मिलेगा वो मिलेगा पी डैश क्यू डैश, एक प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए कि अगर मेरे पास ये है एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका फर्स्ट फोकस। अब इस फोकस को सेंटर मानकर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट पी क्यू। क्या होगा? लाइट रेज ये चलेंगी जो टुवर्ड्स द फोकस आएंगी, और आप जानते जो लाइट रेज आती हैं फोकस की तरफ वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाया करती हैं, और पैरेलल रेज के करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट मिलता है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट, तो ये मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी सिचुएशन हो, अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट की जो शेप है वो पता है तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की जो शेप होगी वो आप निकाल सकते हैं। जितनी भी मैंने बनाई हैं वो आप देखिए, इंसिडेंट को पी क्यू, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड को पी डैश क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया है। अगर नेक्स्ट पोजीशन शो करी तो पी डबल डैश क्यू डबल डैश मैंने शो कर रखा है। तो ये सब बातें आप लोग कैसे बनाएंगे ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है इसमें इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।